हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अरेस्ट ऑफ वारंट और उससे पहले हमने समन के बारे में जाना था, जो कि चैप्टर 6 में आते हैं, जिसमें बताया गया कि कंपेल टू अपीयरेंस बाय द कोर्ट, मतलब कि किसी भी पर्सन को कंपेल किया जा सकता है कोर्ट में अपियर होने के लिए। तो ये चैप्टर 6 में बताया गया कि कोर्ट में कैसे कोर्ट किसी भी पर्सन को अपियर होने के लिए कंपेल कर सकती है। सबसे पहला प्रोसीजर था समन और फिर उसके बाद आता है अरेस्ट ऑफ वारंट, जिससे कि कोर्ट में उनको बुलाया जा सकता है। अगर इसके बाद भी वह पर्सन कोर्ट में अपियर नहीं होता है तो उस पर्सन को जो उस पर्सन के से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच कर लिया जाता है और उसके लिए एक प्रोक्लेमेशन दे दी जाती है, मतलब कि एक घोषणा कर दी जाती है जहां पर वो रहता है, और कोर्ट में भी उसके लिए एक नोटिस लगा दिया जाता है। तो चलिए इसका क्या प्रोसीजर है जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अटैचमेंट और जो प्रोक्लेमेशन है, इसके सेक्शन कहां से कहां तक है। सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86 तक इसमें ये सेक्शन है। और अब हम जानेंगे सेक्शन 82 सेक्शन में क्या बताया गया है कि प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, मतलब कि जो पर्सन एब्सकॉन्ड हो गया है, जो भाग गया है, मतलब कि कोर्ट जुडिक्शन से जो अरेस्ट होने से बच रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक प्रोक्लेमेशन की जाती है बाय द कोर्ट। तो इसका प्रोसेस जानते हैं। तो इसमें कैसे वो प्रोक्लेमेशन देगी। इसका सब क्लोज फर्स्ट है, इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, मतलब कि अगर कोर्ट को यह लगता है किसी रीजन से कि कोई पर्सन दैट एनी पर्सन अगेंस्ट वो वारंट हैज बीन इशूड, जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया गया था, इट हैज एब्सकॉन्डेड और कंसीलिंग हिमसेल्फ, जो कोर्ट की जुडिक्शन से भाग रहा है, मतलब कि एब्सकॉन्ड हो रहा है, और जो कंसील मतलब कि खुद को छिपा रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट से, मतलब कि अरेस्ट होने से बचा रहा है, जिससे कि सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जिससे कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट उसके अगेंस्ट आया है वो एग्जीक्यूट ना हो सके। सच कोर्ट में पब्लिश a written proclamation requiring him to appear at a specified place, जिस कोर्ट ने जो पब्लिश किया है प्रोक्लामेशन वो मतलब कि वो चाहती है कि वो कोर्ट में अपियर हो एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, जो भी कोर्ट ने उसमें प्लेस स्पेसिफाई किया हुआ है, और जो टाइम पीरियड होता है स्पेसिफाइड टाइम, जो कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 डेज, मतलब कि 30 डेज से उसमें टाइम कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि उससे ज्यादा ही उसको टाइम दिया जाएगा जिससे कि वो अपियर हो सके कोर्ट में। 30 दिन से कम का उसको टाइम नहीं दिया जाएगा। द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लामेशन, जो डेट की जो पब्लिकेशन होती है फ्रॉम द डेट, मतलब कि जब से उसका जो प्रोक्लेमेशन दिया जाता है तब से 30 दिन से ऊपर तक का उसको टाइम दिया जाएगा। ये जो हमारा था ये सब क्लोज फर्स्ट था। सब क्लोज फर्स्ट में सिर्फ यही था। इसका जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में क्या बात की गई है, द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज, मतलब कि जो प्रोक्लेमेशन है वो क्या क्या फॉलो करेगा, मतलब कि कैसे प्रोक्लेमेशन करेगा जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसके अगेंस्ट। इसका जो ए पॉइंट है इसमें, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन सच विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड, मतलब कि ये पब्लिक प्लेस में कॉन्स्पियस जो डिक्लेरेशन है वो कर दी जाती है, मतलब कि घोषणा कर दी जाती है किसी जहां पर वो पर्सन रह रहा हो, या फिर जिस टाउन में वो रह रहा है या जिस विलेज में वो रह रहा है, तो वहां पर ये घोषणा कर दी जाती है कि इस पर्सन को, मतलब कि ये एक भगोड़ा है जो कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ए पॉइंट में सिर्फ यही था। और बी पॉइंट है, इट शैल बी एफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स, और टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। जैसे कि मैंने बताया है, इसमें भी वही बात की है कि उसका जो हाउस है, होमस्टेड है, उसके घर के बाहर एक उस नोटिस को चिपका दिया जाएगा ऐसा, मतलब कि अनाउंसमेंट, और जहां पर जिस विलेज में वो रह रहा हो, जिस विलेज में उसका घर हो, ठीक है, या जिस टाउन में, उस टाउन में ये नोटिस उसको एफिक्स्ड कर दिया जाता है। सी पॉइंट है, सी पॉइंट में क्या बात की गई, ए कॉपी देयर ऑफ शैल बी एफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, मतलब कि उसकी एक कॉपी को कोर्ट के जहां पे कोर्ट में एक नोटिस बोर्ड होता है उस नोटिस बोर्ड के पास एफिक्स्ड कर दी जाती है एज अनाउंसमेंट, ताकि सभी की नजरों में, जो भी वहां की पब्लिक होती है, सभी को वो दिखाई दे एज अ अनाउंसमेंट। तो सी पॉइंट में सिर्फ इतना ही है। और जो इसका सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज का इसका सब क्लोज है जो सेकंड, द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द
विच सच पर्सन ऑर्डिनरी सेट, मतलब कि जो कोर्ट, ये जो कोर्ट है, कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो प्रोक्लामेशन है, जो घोषणा है, वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करा सकती है, जो डेली न्यूज़पेपर होता है, और जो वो पर्सन जिस शहर में रह रहा हो, जिस टाउन विलेज कहीं भी रह रहा हो, उस जहां पर वो डेली न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर वो पब्लिश करा सकती है एज अनाउंसमेंट। तो ये सेकंड क्लोज था। तो हमारे सेकंड क्लोज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड क्लोज में। A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that proclamation was duly published on a specified date। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो रिटर्न में स्टेटमेंट दी जाती है बाय द कोर्ट, और जो प्रोक्लेमेशन है वो जो इशू किया गया है उसी डेट पर, जो जिस डेट पर वो पब्लिश किया गया था वो प्रॉपरली उसको पब्लिश किया गया था एज ए स्पेसिफाइड टाइम में ही, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लोज फर्स्ट सब क्लोज सेकंड। जो सब क्लोज सेकंड था उसको जो फर्स्ट था उस तरह से उसको प्रोक्लेम, मतलब कि जो प्रोक्लेमेशन थी वो की गई थी। शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, जो इसकी सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लाई हो गया, मतलब ये फुलफिल कर दिया है, जो प्रोनाउंसमेंट की जो कंडीशन होती है उसको फुलफिल कर दिया गया है सेकंड क्लोज में, जो फर्स्ट क्लोज है इसका सब क्लोज फर्स्ट। एंड दैट द प्रोक्लेमेशन वॉज पब्लिश्ड ऑन सच डे, वो जो प्रोक्लेमेशन थी उसी डेट पर वो प्रोक्लेमेशन कर दिया गया था और वो पब्लिश कर दी गई थी उसी डेट पर ही। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। थर्ड क्लोज में सिर्फ यही था। अब आते हैं फोर्थ क्लोज, वेयर अ प्रोक्लामेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट। फोर्थ क्लोज में ये बात की गई, जो फर्स्ट क्लोज था इसका सेक्शन 82 का, उसमें जो प्रोसीजर था वो जो प्रोक्लामेशन की गई है, जिस पर्सन के अगेंस्ट प्रोक्लामेशन की गई है, ऑफ ए पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 302, जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन, जो आईपीसी के सेक्शन इसमें मेंशन किए हुए हैं, जो कि है 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 और जो 400, 402, 436, 449, 459 और जो 460 है आईपीसी का, उसके अंडर अगर वो पनिशेबल है एंड सच फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन, और जो प्रोक्लेमेशन किए गए थे वो ताकि कोर्ट में अपीयर हो, वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, वो फेल हो जाता है कोर्ट में अपीयर होने से। तो कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ए थिंग फिट, तो कोर्ट उसके लिए एक इंक्वायरी करेगी जिस कोर्ट ने उसका जो अनाउंसमेंट वो किया था, ठीक है। द प्रोनाउंस हिम में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड मेक अ प्रिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, तो कोर्ट उसको इंक्वायरी करने के बाद उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी, जिसको कहा जाता है एक भगोड़ा, जो कोर्ट के द्वारा ही डिक्लेयर किया जाता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है अलग से एक पनिशमेंट दी जाती है अंडर आईपीसी, जो 174A के अंडर उसको पनिशमेंट दी जाएगी अलग से। वो आप पढ़ लेना 174A में क्या पनिशमेंट है। वैसे 3 to 7 ईयर्स तक उसको पनिशमेंट मिल सकती है। फोर्थ क्लोज। अब हम आते हैं फिफ्थ क्लोज पर। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall comply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to proclamation published under subsection 1। जिस तरह से हमने सब क्लोज फर्स्ट एंड 2, 3 जो हमने क्लोज पढ़े हैं 3 तक, इसके अकॉर्डिंग, और जो फोर्थ क्लोज में क्या बात की गई थी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है बाय द कोर्ट, जो अंडर आईपीसी जो उसने ऑफेंस किया है, तो उसके लिए जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया उसके लिए भी यही मतलब कि यही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लोज और थर्ड क्लोज है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेरेशन करने के साथ साथ उसको एक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी इसके लिए भी, जब उसको कोर्ट के द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है, तो उसके लिए भी उसको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी और यही प्रोसीजर अप्लाई होगा उसके लिए। तो ये हमारा सेक्शन 82 था, सिंपल सी बात थी इसमें। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 83 में क्या बात की गई, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जिस तरह से हमने सेक्शन 82 पढ़ा था, 82 में अगर कोई पर्सन एब्सकॉन्ड हो जाता है तो कोर्ट उसके लिए अनाउंसमेंट करती है, और अनाउंसमेंट करने के बाद भी अगर कोर्ट में वह पर्सन अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी, जो भी उससे रिलेटेड है प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं 83 में क्या है। इसका जो सब क्लोज फर्स्ट है, इसमें क्या बात की गई है, द कोर्ट इश्यूइंग ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। मतलब कि जो 82 में जो इशू किया गया था प्रोक्लेमेशन, वो इन रिकॉर्डिंग मतलब कि रिकॉर्डेड होगा इन राइटिंग में, ठीक है। एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, जिस समय
वह प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था उसके बाद में, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद भी वह कोर्ट में पे नहीं होता है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगी कोर्ट, ठीक है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, और बोथ या फिर दोनों भी हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, जो से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है जो से बिलोंग है। इसमें प्रोवाइसो दिया गया है। प्रोवाइसो में क्या बात की गई है? प्रोवाइड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि जो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, जब भी प्रोक्लेमेशन की जाती है बाय द कोर्ट, अगर वो सेटिस्फाई होती है बाय एफिडेविट और अदरवाइज, तो दैट द पर्सन इज इन रिलेशन टू वोम द प्रोक्लेमेशन इशूड, जिस पर्सन के अगेंस्ट वो प्रोक्लेमेशन इशू की गई है, तो कोर्ट क्या करेगी? लगता है कि अगर कोर्ट जैसे वो पर्सन, अगर उसके अगेंस्ट जो प्रोक्लेमेशन की गई है, अगर कोर्ट को लगता है जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच देगा या फिर डिलीवर कर देगा किसी भी अदर पर्सन को, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को लेके उस मजिस्ट्रेट की जो मजिस्ट्रेट है जिस कोर्ट के अंदर वो आता है, जिस कोर्ट ने उसके लिए प्रोक्लेमेशन दी थी, इशू की थी, उस कोर्ट के अंदर वो जुडिक्शन से बाहर ले जाता है उस प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को इमीडिएटली अटैच कर लेगी। जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की कोशिश करता है, डिस्पोज मतलब कि अगर वो किसी को बेचता है, किसी को डिलीवर करता है, इस तरह की कोशिश करने की कोशिश करता है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी कोर्ट इमीडिएटली, साथ के साथ जो उसने प्रोक्लेमेशन किया उसके साथ ही। इज और बी पॉइंट है, इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर वो कोर्ट की लोकल जुडिक्शन से बाहर ले जाता है उस प्रॉपर्टी को, तो भी प्रोक्लेमेशन के साथ साथ कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी। ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द यूज ऑफ द प्रोक्लेमेशन, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोक्लेमेशन के साथ साथ उसको उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी। वो यहीं पर इसी लाइन में यही बात की गई, साइमल्टेनियसली मतलब कि साथ के साथ, प्रोक्लेमेशन के साथ के साथ। ये हमारा फर्स्ट क्लोज था। अब आते हैं सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज में क्या बात की गई? सच ऑर्डर shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within what district such property is situate। इसमें सिंपल सी सेकंड क्लोज में ये बात की गई है, अगर वो पर्सन जो डिस्पोज कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी को, डिलीवर कर रहा था या फिर जुडिक्शन से बाहर ले जा रहा था, अगर वो उस प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, तो वो अगर कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर ले जाता है उस प्रॉपर्टी को, तो जो प्रॉपर्टी है वो जिस जुडिक्शन में आती है, जिस मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन में आती है, जो वहाँ का डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराएगा। जो जिस कोर्ट ने उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू की थी, वो उस डीएम को एंडोर्स कराएगी, और एंडोर्स कराने के बाद वो जो डीएम होगा वो एंडोर्स करेगा उस प्रोक्लेमेशन इशू को, और फिर उसके बाद जो पर्सन था उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। थर्ड क्लोज है, इफ द प्रॉपर्टी इज ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज ए डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। अगर किसी की प्रॉपर्टी को बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अटैच किया जाता है, तो वो किस फॉर्म में अटैच किया जाएगा, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी को कैसे, किस तरह से अटैच किया जाएगा। तो इसमें ABCD, इसमें 4 पॉइंट है, उन 4 पॉइंट में बताया गया कि कैसे उसको अटैच किया जाएगा। बाय सीजर्स, मतलब कि उसको प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर, उसके लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, जो सीपीसी में इसका प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि उसके अलग से अपॉइंटमेंट की जाती है रिसीवर की। सी है, सी पॉइंट में क्या बात की गई? सी में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनी वन ऑफ हिज बिहाफ। मतलब कि इन राइटिंग अगर किसी पर कोई, अगर जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है किसी पर्सन को, या किसी के बिहाफ डिलीवर करता है, तो अगर वो परचेज भी करता है तो उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि वो ना ही डिलीवरी करे ना ही किसी की प्रॉपर्टी को परचेज करे, तो इसके लिए उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। और जो डी पॉइंट है, बाय ऑल और एनी ऑफ द टू ऑफ सच मेथड एज द कोर्ट थिंक फिट। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ये 3 हमने ऊपर पॉइंट पढ़े ABC में, तो ये तीनों ही पॉइंट उसमें फॉलो कर सकती है, या 2 या फिर एक से ज्यादा इसमें पॉइंट फॉलो कर सकती है। ये कोर्ट उसको सीज भी कर सकती है, उसके लिए अपॉइंट रिसीवर भी कर सकती है, या फिर उसको प्रोहिबिट भी कर सकती है डिलीवरी करने के लिए गुड्स को। जो इसमें फोर्थ क्लोज है सेक्शन 83 में, फोर्थ क्लोज में क्या बात की गई? इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल। हमने थर्ड क्लोज में क्या बात की गई थी? मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था उसमें, और जो फोर्थ क्लोज है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है।
जो मतलब कि मूव नहीं हो सकती, जैसे लैंड। द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएट एंड इन ऑल अदर केसेस। मतलब इसमें ये बात की गई है, जो अटैचमेंट की गई है अंडर दिस सेक्शन, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें कहा कि जो लैंड रिवेन्यू है, ठीक है, जो लैंड रिवेन्यू है, अगर वो जो प्रोक्लेम्ड पर्सन अगर वो पे करता था, तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कौन करेगा? वो करेगा डिस्ट्रिक्ट, जो कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करेगा, उसके द्वारा उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, मतलब कि अटैच किया जाएगा। अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे करता है तो उसके लिए इन अदर केसेस क्या रहेगा? उसकी प्रॉपर्टी बाय टेकिंग पोजेशन, इसमें 4 पॉइंट की बात की गई। बाय टेकिंग, उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया जाएगा बाय द कोर्ट, और बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसके लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, जो अंडर सीपीसी प्रोविजन जो फॉलो किए जाते हैं। इसमें सी पॉइंट है, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी और बाय ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनी वन ऑन हिज बिहाफ। अगर कोई पर्सन, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है, जो बेनिफिट आ रहा है, अगर उसकी प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट आ रहा है वो डिलीवरी करने से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। किसको कर दिया जाएगा डिलीवरी? मतलब किसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा? प्रोक्लेम्ड पर्सन को। उसको मतलब कि वो जो रेंट है वो नहीं मिलेगा, या फिर किसी के ब्याह पे वो रेंट लेता है, या फिर वो डिलीवरी करता है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी करता है, मतलब कि ट्रांसफर करता है, तो उससे भी उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। और जो डी क्लोज है इसमें, बाय ऑल और एनी ऑफ टू ऑफ सच मेथड एज अ कोर्ट थिंक फिट। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें 2 से ज्यादा मेथड यूज होंगे, जो हमने ABC में पॉइंट में पढ़े हैं, तो कोर्ट इसके लिए ये तीनों ही पॉइंट यूज कर सकती है। 4th क्लोज में सिर्फ यही था। अब आते हैं हम 5th क्लोज में। 5th क्लोज में बात की गई है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ लाइव स्टॉक और इज ऑफ ए पनिशेबल नेचर। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो एक लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब इसमें जैसे एनिमल हो गया, जो लाइव है, लिविंग है, जैसे एनिमल हो गया जिसमें आते हैं काऊ, या फिर बकरियां हो गई, या फिर भैंस, तो इस तरह के जानवरों को भी इसमें लाइव स्टॉक में लिया जाएगा। और जो पेरिशेबल नेचर होते हैं, जो मतलब कि जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा बाय द कोर्ट, इमीडिएटली बेच दिया जाएगा, और जो उसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा वो कोर्ट अपने पास रख लेगी। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एक्सपीडिएंट ऑर्डर इमीडिएटली सेल, तो इमीडिएटली उसको सेल कर दिया जाएगा। एंड इन सच केस द प्रोसीड ऑफ द सेल शैल अबाइड द कोर्ट ऑफ दिस कोर्ट। तो सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो कोर्ट अपने पास रखेगी उसको। सिंपल सी बात है इसमें। 5th क्लोज में कुछ नहीं था, सिर्फ ये सिंपल सी बात की गई है। और जो 6th क्लोज है, 6th क्लोज में बात की गई है, पावर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन। जो अंडर जो हमने सेक्शन पढ़े हैं, इनमें जो सेक्शन 83 और जो 83 में जो हमने इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में बात की गई, जो रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, तो वो अंडर सीपीसी अपॉइंट किया जाता है। और जो उसकी ड्यूटी होती है, जो लायबिलिटी होती है, जो उसकी पावर होती है, वो कहाँ से मिलेगी उसको? अंडर सीपीसी से मिलेगी उसको पावर, जो इसके लिए उसके अलग प्रोविजन दिए हुए हैं। तो सेम एज अ पावर उसकी रहेगी। ये हमारा सेक्शन 83 था। अब हम चलते हैं सेक्शन 84। सेक्शन 84 में बताया कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। जो अटैचमेंट बाय द कोर्ट की गई है, अगर कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन करता है, ठीक है, और या फिर कोई क्लेम करता है उसकी जो प्रॉपर्टी है जो प्रोक्लेम्ड पर्सन से रिलेटेड है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर चलेगा? इसमें फर्स्ट क्लोज है, इफ एनी क्लेम इज प्रेफर टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन 83। अगर अंडर सेक्शन 83 किसी प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है, तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, तो उसके विद इन 6 मंथ अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, मतलब कि जब से अटैचमेंट हुई है उसके 6 महीने के अंदर बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन, मतलब कि इस कोई भी पर्सन, लेकिन जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसको छोड़कर, ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। और जो पर्सन है जो क्लेम कर रहा है कि उसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83। जो कोर्ट ने उसमें अटैचमेंट किया है, तो कोर्ट इसके लिए लायबल नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करे, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। जो पर्सन क्लेम कर रहा है उसमें अपना इंटरेस्ट, वो ये पर्सन ये बोलता है कोर्ट में।
द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड इन पार्ट, होल और इन पार्ट। मतलब कि जो तो कोर्ट उसके बाद उसके लिए एक इंक्वायरी करेगी कि उसमें उसको जो जिस पर्सन का उसमें इंटरेस्ट है उसको अलाउ कर दिया जाए या डिसअलाउड कर दिया जाए। मतलब कि इसमें क्लोज फर्स्ट में सिर्फ यही बात की गई है, जो पर्सन है, अगर किसी पर्सन का, जो प्रोक्लेमेंट पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है, तो फिर जो वो पर्सन होगा जो क्लेम कर रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट में क्लेम करने के लिए वो फिर उसके बाद क्लेम कब करना पड़ेगा, अंडर 6 मंथ, मतलब कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर उस क्लेम करना होगा कोर्ट में कि वो जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो प्रोक्लेमेंट पर्सन है, उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है, उस मेरे इंटरेस्ट को वायलेट हो रहा है, जो मेरा राइट है उस प्रॉपर्टी में, तो वो पर्सन ये क्लेम करेगा। और उसके बाद ये देखिए कि इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद ये देखिए कि उस प्रॉपर्टी को अलाउ कर दिया जाए या डिसअलाउड कर दिया जाए उस पर्सन से रिलेटेड जो क्लेम कर रहा है उसमें अपना इंटरेस्ट। उसमें एक प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइड दैट एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन में ऑफ द डेथ ऑफ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर बी कंटिन्यूड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि जो पर्सन है जो क्लेम कर रहा था कोर्ट में, जो अटैचमेंट की गई थी बाय द कोर्ट, उस अटैचमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरा इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो कोर्ट उसके लिए उसमें इंक्वायरी कर रही थी, उसमें इंक्वायरी करेगी, फिर इंक्वायरी करने के बाद ये देखी कि उसको डिसअलाउड किया जाए या अलाउड किया जाए। और अगर उसके दौरान विद इन टाइम पीरियड, अगर वो जो क्लेमेंट है वो क्लेम करते हैं कि मेरे इसमें इंटरेस्ट है, अगर विद इन टाइम पीरियड उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, सन या डॉटर, कोई भी उसकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, तो मतलब कि वो क्लेम कर सकता है, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ये राइट उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसीलिए। तो फर्स्ट क्लॉज के प्रोविजन में सिर्फ यही बात की थी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। सेकंड क्लॉज है क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन फर्स्ट। अंडर सबसेक्शन फर्स्ट बात की गई थी क्लेम्स और जो ऑब्जेक्शन था, मे बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द कोर्ट ऑफ अटैचमेंट इज इशूड। जिस कोर्ट ने अटैचमेंट के लिए इशू की थी, तो और इफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच अंडर एन ऑर्डर एंडोर्स अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83 इन द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन विच द अटैचमेंट इज मेड। इसमें सिर्फ यही बात की है कि जो जिस कोर्ट ने इशू किया था प्रोक्लेमेशन, और उसके साथ साथ उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के लिए उसने ऑर्डर दिया था, और अगर वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास थी, मतलब कि जैसे कि हमने सेक्शन 83 के सब क्लोज 2 में पढ़ा था कि दूसरे मजिस्ट्रेट के पास वो जाएगी, मतलब कि वो डीएम ही अटैच करेगा उस प्रॉपर्टी को, तो डीएम की बजाय जो क्लेमेंट है वो किसके पास क्लेम करेगा, किस कोर्ट में जाके क्लेम करेगा, तो वो सीजेएम के पास क्लेम करेगा, डीएम के पास नहीं जाएगा। अगर डीएम ने अटैचमेंट किया है तो वो किसके पास जाएगा क्लेम करने के लिए, सीजेएम के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो क्लेम करेगा। मतलब कि वो बोलेगा कि मेरे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, मेरे इस राइट को वॉलेट नहीं किया जाए, तो वो सीजेएम के पास करेगा, डीएम के पास नहीं करेगा। क्लोज 3 है, सब क्लोज 3 में बात की गई एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड। मतलब कि जो क्लेम और जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है बाय द पर्सन, इसमें इंक्वायरी की जाएगी बाय द कोर्ट, जिस कोर्ट ने ये प्रोक्लेमेशन जो अटैचमेंट है वो ऑर्डर दिया था, उसी कोर्ट के थ्रू ये इंक्वायरी की जाएगी। इसमें एक प्रोविजो दी गई है, प्रोवाइड दैट इफ इट इज प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही मे मेक इट ओवर और डिस्पोजल टू मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। अगर जो सीजेएम कोर्ट है, अगर वो उसके पास प्रेफर होता है कि जो क्लेमेंट है वो क्लेम कर रहा है इस प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट, तो वो अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी एंडोर्स कर देगा, मतलब कि उसके पास ये भेज देगा कि वो उसके पास ट्रांसफर कर देगा अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास। थर्ड क्लॉज में सिर्फ यही था। फोर्थ क्लॉज है एनी पर्सन वॉज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड और ऑल और इन पार्ट बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन फर्स्ट पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। अगर जो क्लेम और जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है बाय एनी पर्सन और वो डिसअलाउ हो जाता है, डिसअलाउ होल भी हो सकता है या पार्टली भी हो सकता है, मतलब कि प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट भी और या पूरा भी वो डिसअलाउ हो सकता है। ऑर्डर अंडर सबसेक्शन फर्स्ट, जो अंडर सबसेक्शन फर्स्ट में किया गया था, विद ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर,
विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब कि उसके पास ये राइट है कि वो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर वो क्या कर सकता है, इंस्टीट्यूट ए सूट, मतलब कि वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है डिसअलाउ होने के बाद। उसका जो क्लेम है अगर वो डिसअलाउ हो जाता है बाय द कोर्ट, तो उसके पास ये राइट है कि वो 1 साल के फ्रॉम द अटैचमेंट, जब से वो अटैचमेंट हुई है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, मतलब कि जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया है डिसअलाउड का, उसके बाद 1 ईयर के अंदर अंदर उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो उसके 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करे अपने राइट को वॉलेट होने से रोकने के लिए। इंस्टीट्यूट टू एस्टैब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव। तो जो ऑर्डर होगा वो कंक्लूसिव होगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो इसमें सिर्फ यही था कि वो उसके पास 1 साल का अधिकार है अगर वो डिसअलाउड हो जाता है, डिसअलाउड होने के 1 साल के अंदर अंदर उसके बाद में उसी कोर्ट में होगा जिस कोर्ट ने उसको डिसअलाउड कराया। 85 है, 85 में क्या बात की गई है, रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें बात की गई है अगर अटैच हो गई है, अगर जो पर्सन है वो अपियर हो जाता है कोर्ट में, तो उसके बाद कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, उसको रिलीज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी का, रिस्टोर करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, जो सेल की गई है उसका जो सेल का प्रॉफिट है उसको वापस करना पड़ेगा। तो इसमें प्रोसीजर समझते क्या है। जो सब क्लोज फर्स्ट है, सब क्लोज फर्स्ट में बताया गया इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, जो प्रोक्लेमेशन में टाइम स्पेसिफाई किया गया था, ठीक है, और उसके विद इन टाइम पीरियड अगर वो कोर्ट में पेश हो जाता है तो द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीज द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट, तो कोर्ट एक ऑर्डर देगी जिससे ऑर्डर देने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसको, जो एब्सकॉन्डिंग पर्सन था, अगर वो विद इन टाइम पीरियड कोर्ट में पेश हो जाता है। तो इसका सेकंड क्लोज है इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, मतलब कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है अगर वो विद इन टाइम पीरियड अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, जैसे कि फर्स्ट क्लोज में था उसमें विद इन टाइम पीरियड अपीयर हो जाता है, लेकिन सेकंड क्लोज में क्या बताया है कि वो विद इन टाइम पीरियड अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, तो क्या होगा, इन द प्रोक्लेमेशन द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट पावर थी, एब्सोल्यूट राइट था, तो लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती थी अंटिल द नोट शैल बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने से पहले उसकी प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा। 6 महीने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, मतलब कि जब से उसकी अटैचमेंट हुई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर। एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड, अगर कोई क्लेम या कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कोई भी पर्सन मेड अंडर सेक्शन 84, जैसे सेक्शन 84 में हमने बताया था कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता है उसके लिए, उस प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट लेने के लिए, तो हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ अंडर दिस दैट सेक्शन, अगर अनलेस इट इज सब्जेक्ट, मतलब कि तो उसके लिए क्या कोर्ट क्या करेगी, तो अगर वो उसका जो डिस्पोज होता है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो वो प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया जाए, वो जल्दी से जल्दी उसके बेचना जरूरी है जो ओनर के बेनिफिट के लिए है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है वो स्पीडी है, नेचुरल डिके है, मतलब कि वो जल्दी खराब होने वाली चीज है, तो उसके लिए कोर्ट उसको बेच सकती है, उसके पास ये पावर है, वो विद इन 6 मंथ के अंडर भी उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है फ्रॉम द अटैचमेंट टू दी 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर भी उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, या फिर जब से उसने अटैचमेंट किया है कोर्ट ने तब भी उसको बेच सकती है अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल डिके की है, मतलब कि वो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। और द कोर्ट कंसिडर दैट द सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेल करना जरूरी है, जो बेनिफिट है किसके लिए, ओनर के लिए, तो कोर्ट तब भी उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है इमीडिएटली। In either of which cases the court may cause it to be sold whenever it thinks fit, अगर कोर्ट को अपने ब्याह पे कुछ ऐसा लगता है कि उस प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए तो उसको जैसा भी ठीक लगेगा कोर्ट ऐसा कर सकती है। सेकंड क्लोज में सिर्फ यही बात की गई थी। अब हम आते हैं थर्ड क्लोज में। थर्ड क्लोज में क्या बात की गई है, इन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, मतलब कि फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट विद इन 2 years, अटैचमेंट होने के बाद से उसके 2 साल के अंदर अंदर एनी पर्सन वॉज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो जो प्रॉपर्टी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी जो वही डिस्पोज कर सकती थी, ठीक है।
अंडर सबसेक्शन 2, जैसे सबसेक्शन 2 में हमने बात की थी, अपीयर्स वॉलंटरी और इज एप्रीहेंडेड। अगर कोई पर्सन अपीयर हो जाता है कोर्ट में वॉलंटरीली अपनी इच्छा से, और एप्रीहेंडेड जो पकड़ा जा चुका है, या फिर वो कोर्ट में पेश होता है, ब्रोड या फिर कोर्ट में लाया जाता है, ब्रोड बिफोर द कोर्ट बाय वॉज ऑर्डर द प्रॉपर्टी वॉज अटैच्ड, कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबॉर्डिनेट, या फिर कोर्ट उसकी जो कोर्ट है जिस कोर्ट ने इशू किया था प्रोक्लेमेशन उसकी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, एंड प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच कोर्ट। अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है, जो ये प्रोक्लेमेंट पर्सन है वो ये प्रूव कर देता है कि उसको ये पता ही नहीं था कि मेरे अगेंस्ट जो नोटिस हुआ है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का हुआ है और मेरे अगेंस्ट कोई प्रोक्लेमेशन भी हुई है, तो उसको अगर उसको कुछ भी नहीं पता चलता है तो उसके लिए उसको प्रूफ करना होगा। और अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं इसके लिए कोर्ट, तो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच कोर्ट दैट ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड और कंसील हिमसेल्फ। अगर कोर्ट को लगता है कि ये खुद को नहीं छिपा रहा था और खुद नहीं, मतलब कि खुद को नहीं छिपा रहा था अरेस्ट होने से, और वो ना ही एब्सकॉन्ड हो रहा था हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एक्सिक्यूशन ऑफ द वारंट, ताकि वारंट एग्जीक्यूशन ना हो सके, तो उसको ये प्रूफ करना होगा। ही हैड नो सच नोटिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, और ना ही उस पर्सन को कोई नोटिस मिला है एज अ प्रोक्लेमेशन, मतलब कि प्रोक्लेमेशन का कोई उसको नोटिस भी नहीं प्रोवाइड किया गया था, और ना ही उसको सेंड किया गया था, ना ही उसको मिला है। अगर सेंड भी किया हुआ है तो अगर उसको नहीं मिलता है तो भी ये माना जाएगा कि उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उसकी प्रॉपर्टी को तभी के तभी रिलीज करेगी कोर्ट। एज टू इनेबल हिम टू अटेंड, और वो इनेबल था मतलब अटेंड होने के लिए कोर्ट में विद इन द टाइम स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता था कि मेरे अगेंस्ट कोई प्रोक्लेमेशन हुई है, कोई नोटिस भी आया है, क्योंकि उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी। एंड सच प्रॉपर्टी इफ द सेम हैज बीन सोल्ड, अगर उसकी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया गया है, द नेट प्रोसीड ऑफ द सेल, जो उसमें बेचने के बाद जो भी उसमें मनी थी, और इफ द पार्ट ओनली देयर ऑफ हैज बीन सोल्ड, या फिर कुछ पार्ट उसमें जो बेच दिया गया था प्रॉपर्टी में से, द नेट प्रोसीड ऑफ द सेल एंड द रेसिड्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अटैचमेंट बी डिलीवर्ड टू हिम। अगर प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट या फिर फुल्ली उस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया था, जो उस प्रॉपर्टी को रखा गया था कोर्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो उसमें टेक केयर करने के जो उसमें खर्चा था या फिर उसके ऊपर जो खर्चा आया था, तो जब उसको प्रॉपर्टी को बेच दिया गया था, बेचने के बाद जो उसमें से उसके जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा था वो भी उसमें से इनकट कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। उसमें से कट करने के बाद तब उसको पैसा दिया जाएगा जो एब्सकॉन्डिंग पर्सन था, और फिर उसको डिलीवर कर दी जाएगी वो सभी प्रॉपर्टी जो उसकी जो पार्टली बेची गई थी, पार्टली नहीं बेची गई थी। सेक्शन 85 में सिर्फ यही था। अब हम आते हैं सेक्शन 86। सेक्शन 86 अपील से रिलेटेड है। अगर फ्रॉम अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, मतलब कि अपील की जाती है अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 85 क्लोज 3 में, जैसे अभी मैंने बताया, अगर उसका कोई कसूर नहीं था, उसको कोई नोटिस नहीं मिला था, अगर फिर भी प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं किया जाता है, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया था, जो उसमें से मनी इनकट हुआ था, मनी आया था, जो मनी कोर्ट के द्वारा रखा गया था, वो भी उसको रिटर्न नहीं किया गया है, और वो उस पर्सन ने ये भी प्रूफ कर दिया है कि उसकी कोई उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था, क्योंकि उसको कोई नोटिस नहीं मिला था प्रोक्लेमेशन का भी, तो उसके लिए वो अपील करेगा। क्या इसमें सेक्शन में एनी पर्सन रेफर टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 सेक्शन 85, जैसे हमने बात किया है सेक्शन 85 के क्लोज 3 में, हु इज एग्रीड बाय एनी रिफ्यूजल टू डिलीवर प्रॉपर्टी, कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देते हैं, कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देती है प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, जो एग्रीव्ड पर्सन है, क्योंकि वो एग्रीव्ड है, क्योंकि उसका कोई उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। और द प्रोसीड ऑफ द सेल thereof may appeal to the court which appeal ordinarily lie from the sentences of the first mentioned court। इसमें सिर्फ यही बात की गई है कि जो जिस कोर्ट ने उसकी अटैचमेंट की थी और वो अटैचमेंट रिलीज करने से ना कर देती है, जैसे कि हमने अंडर सेक्शन 85 क्लोज 3 में बताया था, उसको अगर कोई नोटिस नहीं मिलता प्रोक्लेमेशन का, और अगर उसको कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे अगेंस्ट कोई वारंट ऑफ अरेस्ट भी आया था या फिर मेरे प्रोक्लेमेशन भी आई थी, और उसको ये भी नहीं पता था कि मेरी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर लिया गया है, और उसके बाद वो उसको जो कोर्ट है, कोर्ट उसको डिलीवर नहीं करती है उसकी प्रॉपर्टी, या जो उसमें से जो बेनिफिट आया है उसको बेचने के बाद, तो वो एग्रीड पर्सन है, तो उस पर्सन का ये राइट है कि वो अपील में जाए, जो जिस कोर्ट ने उसके लिए प्रोक्लेमेशन और जो अटैचमेंट की थी उसकी जो सुपीरियर कोर्ट होगी उसमें जाकर वो अपील कर सकता है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो हमारा ये चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका 4th पार्ट, डी पार्ट है जो। ओके बाय।